हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों? सब अच्छे हो? चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। देखो, अभी तक मैंने आपको करंट करवा चुका हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, ठीक है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। और उसके बाद अपन किया था, करंट के बाद अपन किया था कोई ओम्स लॉ के बारे में अपन पढ़ा था। ओम्स लॉ में अपन बात की थी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस अपन कर चुके हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अभी तक फॉर्मूले अपन कर चुके हैं और उनकी एसआई यूनिट के बारे में भी अपन कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो अपन करने वाले हैं वो अपन बात करेंगे यहाँ पे आर की, ठीक है। जैसे कि अपन ओम्स लॉ में देखा था, एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ओम्स लॉ क्या कहता था कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अपन इसको ऐसे लिखा था, वी डायरेक्टली आई, ऐसा लिखा था भाई। तो अब अपन डायरेक्टली का साइन हटा के यहाँ पे क्या कर दिया था, v इक्वल टू आई आर। यहाँ पे जो ये r होता था, अभी इस r की ही बात करनी है जिसको हमने कांस्टेंट का नाम दिया था, ठीक है ना। तो इसी की बात करेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब ये रेजिस्टेंस की ही बात करनी है अपन यहाँ पे आज के इस लेक्चर में। तो रेजिस्टेंस जो होता है, जैसे मान लो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेजिस्टेंस होता क्या है। जैसे देखो, अपने पास है ना, जो फ्लो ऑफ करंट को, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट को क्या करे, अपोज करे। अपोज का मतलब है कि उसको रोकने का काम करे, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई, मैं एग्जांपल से बताता हूँ आपको। जैसे मान लो अपने पास यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है भाई, ये बिजली का बोर्ड है। अब इस बोर्ड में से अपन एक वायर लगाई हुई है, ये वाली वायर है, ठीक है। अब ये वायर जो है, और यहाँ पे मान लो अपने पास कोई भी, जैसे मान लो टीवी वगैरह है, तो ये जो टीवी है, अब यहाँ पे जो जा रही है लाइट, अब इस लाइट से मान लो अपन यहाँ पे ना, आप बात कर रहे हैं सपोज 5 एम्पियर का करंट दिया, तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो हो सकता है कि वो 4 एम्पियर पहुंचे, ठीक है ना। क्योंकि 5 एम्पियर कंप्लीट नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि ये जो वायर है इसमें से कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट मिल सकता है। अब शॉर्ट सर्किट मिलेगा तो उसमें से क्या होगा, करंट है जो यहाँ से निकल जाएगा, कुछ अमाउंट है जो करंट का वेस्ट हो जाएगा। और वेस्ट हो जाएगा तो अब क्या कहेंगे अपन कि ये जो वेस्टेज है, यानी यहाँ पे ये बात करेंगे कि ये जो करंट जा रहा है इसको कोई ये क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज मतलब रोकने का काम करेगा भाई। क्या करेगा? अपोज मतलब रोकने का काम। जैसे मान लो करंट इधर जाना चाह रहा है लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, कोई चीज रोकने का काम कर रही है। जैसे मान लो मैं बात करूं कि मैं इधर जा रहा हूँ और यहाँ पे ना दो मोटे मोटे आदमी खड़े हुए हैं, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं इधर जाना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, मेरे को रोक लेंगे। तो मैं जिस स्पीड से मान लो भाग के जा रहा हूँ, जिस स्पीड से मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस स्पीड से मैं जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो मेरी स्पीड को क्या कर रहे हैं, वो डाउन कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं। तो ये जो होता है रेजिस्टेंस, ये क्या काम करता है, करंट की स्पीड को स्लो डाउन करने का काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है, और फिर सारी बातें करेंगे इसके बारे में कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है और क्या क्या फैक्टर होते हैं अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले आप रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों, यानी इट इज, या फिर हम ये बोलेंगे द विच oppose the flow of electric current, ऐसा बोल सकते हैं। यानी which oppose the flow of electric current, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकने का काम करेगा, ठीक है। या फिर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें, यानी यहाँ पे आप बात करेंगे which is slow down the speed of current। यानी ये सिर्फ समझने के लिए आपको कि भी कोई भी चीज, जैसे मान लो आप करंट पास कर रहे हैं एक वायर में से, और जो फैक्टर उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, रोकने का जो काम करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस बोलेंगे भाई, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय, नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय आर। इसको हम कैपिटल आर से लिखेंगे बच्चों। उसके बाद इट्स एसआई यूनिट इज ओम। ओम लिखते हैं यहाँ पे, और ओम का जो साइन रहेगा वो ऐसा रहेगा भाई, ठीक है। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया होगा, जैसे एम्पियर का अपन ने ए लिखा था, ऐसे ही ओम होता है, ये ओम को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है तुमने। तो ये था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या कहता है कि विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का जो काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आगे बात करते हैं इसके बारे में।
अब क्या होता है रेजिस्टेंस, यानी किन किन फैक्टर पे काम करता है। अब देखो, अब फॉर्मूले की तरफ चलेंगे इसके अपन। द फैक्टर which affect the resistance, यानी कौन से फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप बात करेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ द वायर। क्या बात करेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ द वायर। बहुत आसान है, इसी से आप फॉर्मूला बनाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए कि भी लेंथ ऑफ वायर का क्या इफेक्ट होता है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो देखो लेंथ मान लो मैंने एल ले ली, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो जितनी ज्यादा बड़ी वायर होगी ना उसमें उतना ही ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने के चांस होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। अब जैसे मान लो एक तो अपने पास मान लो यहाँ पे छोटी सी वायर है और एक यहाँ पे छोटी सी बड़ी वायर है, तो ये ए से लेके बी तक जाना है और इसको सी से लेके मान लो डी तक जाना है, तो इसमें ज्यादा शॉर्ट सर्किट होने के चांस है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा करंट का वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया तो करंट उतना पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन एक छोटी वायर जो होती है जिसकी लेंथ कम है उसके अंदर तो शॉर्ट सर्किट कम होने के चांस है ना, तो मैक्सिमम करंट यहाँ से जा सकता है। और यहाँ पे क्या रहेगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा। ठीक है, डायरेक्टली मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने डायरेक्टली साइन की बात की थी। तो यानी यहाँ पे क्या होता है, आर है वो डायरेक्टली होता है किसके, एल के, यानी जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा भाई। ठीक है, तो इसको अपन लिख भी लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, यही बात मैंने लिखी है ऊपर, तो इसको अपन इक्वेशन नंबर दे देते हैं 1 भाई। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या करते हैं, दूसरी बात करते हैं। सेकंड पॉइंट है अपने पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है, जैसे मान लो अपने पास मैं एक वायर को देखूं, तो वायर होती है सिलेंड्रिकल भाई। सिलेंड्रिकल मतलब अगर मान लो मैंने इसको ऐसे करके देख लिया, यहाँ से ऐसे मैंने बना रखी है, तो एक सिलेंड्रिकल होती है। तो ये होता है बच्चों वो क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, इसी को अपन क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, यानी यहाँ से क्रॉस सेक्शन एरिया है क्रॉस करने का, यानी वो सेक्शन जहाँ से वो क्रॉस करता हो उस एरिया को अपन क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन के। ये बात याद रखनी है तुमने, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। यानी हम ये बोलेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, रेजिस्टेंस is inversely proportional to the area of cross section area of क्रॉस सेक्शन, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, समझ आया। यानी फैक्टर कौन कौन से है, फर्स्ट अपन लेंथ की बात की है, दूसरा एरिया। लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली होती है और एरिया जो होता है वो इनवर्सली होता है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे करेंगे, इसमें क्या करेंगे अपन, जैसे इन दोनों पॉइंट को यूज कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखो ये भी आर के डायरेक्टली है और ये भी आर के इनवर्सली है, तो इस साइड तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है अपने पास इक्वल है ना, तो यहाँ पे आर ले लेते हैं और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे ऊपर एल लिख लेता हूँ और यहाँ पे ए लिख लेता हूँ। बताओ भाई, यानी मैंने क्या लिखा, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, और क्या लिख दिया, आर डायरेक्टली एल और इनवर्सली क्या हो गया ए। तो इक्वेशन ये बन गई अपने पास 3। अब क्या करेंगे, इसमें अपन आगे थोड़ी बात करेंगे। अब मैंने ये जो डायरेक्टली का साइन होता है ना, इसको हटाने के लिए अपन यहाँ क्या यूज किया, एक रो यूज कर दिया भाई, रो ऐसे, यानी L बाय A। तो ये हो गया अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। वेयर रो क्या है अपने पास, यहाँ पे अगर अपन रो की बात करें, रो को ऐसे P से थोड़ा सा नीचे करके बनाना है, रो बोलते हैं इसको, मैं लिख भी देता हूँ। रो को बोलते हैं बच्चों रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। और L जो है आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर, ये हो जाएगा। और ए क्या है आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यहाँ पे ये बन जाएगा। ठीक है ना, बात समझ आई कि नहीं आई, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा अपने पास फॉर्मूला।
अब क्या करेंगे, अब इसी फॉर्मूले से अगर मान लो अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे रेजिस्टेंस के लिए, तो अब अपन मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे अपन यहाँ पे रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी को इस साइड रख लो, ये ए है, इसको इधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा आर इंटू में ए और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एल, ये बन जाएगा भाई। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। और अपन अगर आगे बात करें, अब देखो यूनिट की बात करें, अब रेजिस्टिविटी की बात करें, तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है उसकी बात कर लेते हैं कि रेजिस्टिविटी की यूनिट अपन कैसे निकालते हैं। देखो रो है यानी रेजिस्टिविटी, तो यहाँ पे अपन अभी फॉर्मूला जो बनाया है इसी से बना लेते हैं। आर की यूनिट क्या बताई थी मैंने, ओम, ओम लिख लेते हैं। और एरिया जो होता है वो किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है, और लेंथ जो होती है वो किस में होती है, मीटर में होती है, तो ये मीटर में हो जाएगी। तो 1 मीटर से 1 मीटर काट दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा भाई। समझ आया कि नहीं आया, तो ये इस तरह से ऐसा यूनिट भी निकाल सकते हैं आप। और मैंने रेजिस्टेंस की तो तुम्हें बताई थी, वो क्या होती है, ओम होती है, ऐसा यूनिट। ये बात आप कर चुके हैं पीछे, ठीक है ना। तो ये अपने पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, यानी आर जो होता है रो इनटू में एल बाय ए होता है। अब देखो मतलब समझाते हैं कि भी डायरेक्टली का और इसका मतलब क्या है और एरिया का क्या मतलब है। देखो बहुत आसान है, ये फैक्टर पेपर में आता ही आता है। जैसे मान लो मैंने अभी बताया तुम्हें कि आर जो है वो डायरेक्टली एल के है भाई, तो इसका मतलब मैं क्या करता हूँ, एक तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक वायर ये वाली, और एक ले लेता हूँ मैं ये वाली, ठीक है। तो अब एक तो अपन इसमें से करंट पास करेंगे, ये करंट मैंने पास किया भाई इसमें से करंट पास कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है, यानी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। और ये क्या करेगा, ये तो बहुत कम, इसकी बजाय तो बहुत कम ट्रेवल कर रहे हैं। तो अब इसको मान लो अपन ने L1 माना और इसको मान लो अपन ने L2 माना, तो L1 जो है उसकी वो ज्यादा है ना L2 से, ठीक है। तो इसी तरह से अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो R1 यानी रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, R2 से ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आप इसको ऐसा सोच सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं अपन, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने दूसरा पॉइंट बताया आपको, दूसरे पॉइंट में अपन क्या बात की है कि R जो होता है रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है भाई। अब एक सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक तो ये ले ली भाई वायर, एक तो ये इस टाइप से वायर है कोई, ठीक है, और एक क्या है मेरे पास, एक है मेरे पास ये वाली भी इस टाइप से, ठीक है। ये है मान लो, इसका एरिया की बात कर रहे हैं तो मैंने मान लो इसको माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा कन्वर्ज करके डाइवर्स करके बनाया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास। अब इसका एरिया करें तो अपन ये मान लो A1 है अपने पास और ये मान लो A2 है, ठीक है। तो अब A1 जो है वो लेस है ना A2 से, यही बात बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया है वो ज्यादा है और इसका एरिया क्या है, कम है। लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली है। इनवर्सली का मतलब ये होता है अगर ये एरिया जहाँ पे ज्यादा होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस कम होगा हमेशा, ठीक है। यानी एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, और एरिया अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। तो यानी कम इसका है तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये फैक्टर तुमने याद रखना है यहाँ पे, यानी ये R2 जो है वो कम हो जाएगा भाई, ठीक है। समझ आ गई बात। आगे बात करते हैं थोड़ी सी, और हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं थोड़ा, जो अपन कल किए थे फॉर्मूलों से, उन्हीं से रिलेटेड आप आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी में तुम्हारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, पेज नंबर है 208 भाई। अब 208 में अपन एक क्वेश्चन दे रखे है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 200 to 20 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. So how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohm. ठीक है, पहले तो अपन लिख लेते हैं कि क्या क्या अपने को दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, एक तो दे रखा है वोल्ट, वोल्टेज में क्या होता है बताओ, यानी हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम, यानी अपन क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं। यहाँ पे कितना दे रखा है, 200 220 वोल्ट ये दे रखा है भाई। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यानी हमने आर भी दे रखा है, और आर का फॉर्मूला क्या है अपने पास, आर क्या दे रखा है अपने को 1200 ओम। देखो ये यूनिट आर की है, रेजिस्टेंस है। उसके बाद अपन दे रखे हैं हाउ मच करंट विल हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम द 220 वोल्ट। अब ना पहले एक तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि भी करंट निकालो इसके लिए, और फिर वो क्या कह रहे हैं, एक ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि अगर मान लो इसमें से ना करंट पास करो, अगर रेजिस्टेंस को अपन चेंज कर दें, यहाँ पे वोल्टेज तो अपन क्या रखी, सेम रखी 220, यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहे अपने पास, और यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो क्या कर दिया आपकी बार 100 ओम कर दिया, तो करंट बताओ भाई। ये है अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत आसान है,
बस तुमने क्या करना है, इसको समझना है कि कर क्या रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले देखो अपन यहाँ पे एक फॉर्मूला किया है, कौन से करेंगे, आप इसको ओम्स लॉ से करेंगे। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ से I निकालनी है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में R हो जाएगा भाई। तो V कितना दे रखा है अपन ने, 220 वोल्ट। 220 डिवाइड बाय करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1200 वोल्ट आ जाएगा। और इसको जब सोल्व कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इसको काट लेना, इसको सोल्व कर सकते हो, यानी 22 बाई 120 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। और 122 वोल्ट को जब सोल्व करेंगे तो 0.18 आ जाएगा भाई, 18 एम्पियर आई की वैल्यू। इस केस में आ गया, पहले केस में। अब दूसरे केस की अगर बात करें, इसकी सेम वही फॉर्मूला, यानी V इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, आई आर हो जाएगा। अब V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल लो, तो V अपॉन में क्या हो जाएगा, R। और V कितना दे रखा है अपन यहाँ पे, 220 वोल्ट। और ये कितना दे रखा है, 100 एक जीरो से एक जीरो कट गई तो कितना आ जाए, 2.2 एम्पियर। यानी करंट की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, 2.2 एम्पियर, ठीक है, ये आ जाएगी भाई। तो दोनों केस में अपने पास एक में 2.2 एम्पियर आ जाएगी और एक में क्या आ जाएगी, 0.18 एम्पियर आ जाएगी। ये पहले केस का है और ये है जो अपना सेकंड केस है। तो ये दो केस में था, क्वेश्चन बहुत आसान था। कौन से पे आया, ओम्स लॉ पे आया, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट व्हेन इट ड्रॉन ऑफ द 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। यानी अपन यहाँ पे क्या दे रखे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं भाई, क्या दे रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखे हैं। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फॉर्मूले अगर तुम्हें याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है भाई अपने को पोटेंशियल डिफरेंस, तो पीडी दे रखा है 60 वोल्ट, ये दे रखा है। उसके बाद अपन क्या दे रखा है यहाँ पे, एम्पियर यानी करंट दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, 4 एम्पियर दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, क्या है कि फ्रॉम सोर्स व्हाट करंट विल हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज। अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस को अपन इंक्रीज कर देते हैं, कितने से, 120 वोल्ट कर देते हैं भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो अब एक बात देखो, पहले तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी एक बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझना है। पहले देखो इस चीज का यूज करेंगे अपन, इसको बाद में यूज करेंगे क्योंकि ये तो इंक्रीज बाद में हुआ ना। तो अपन इसकी बात कर लेते हैं। तो अपने पास V है 60 वोल्ट, I है अपने पास 4 एम्पियर। तो यहाँ से R निकालोगे। अभी अपन फॉर्मूला किया है, V इक्वल टू आई आर, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन में I, ये हो जाएगा। तो V कितना दे रखा है, 60 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 4। इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 1 जा 4, 2 बचेगा 5। तो ये आ गया तुम्हारा 15 ओम आ गया, ठीक है, 15 ओम आ गया ना, ये आएगा, हाँ ठीक है। तो अब 15 ओम आ गया R की वैल्यू। अब क्या करेंगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे V कितना दे रखा है अपने, 120, और R कितना है अपने पास, यहाँ पे है अपने पास 15 ओम। अब वो कह रहा है कि करंट बताओ, तो अपने पास देखो 120 ये आ गया और R अपने पास ये है। तो सेम फॉर्मूला वहां से, तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये इसी यूज कर लेते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। यानी अपने पास अभी मैंने जो तुम्हें बताया था पीछे, क्या फॉर्मूला था अपने पास, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है बच्चों। तो आई आर होता है, तो आई की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन में क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और V कितना दे रखा है अपने, 120 है, 120 है, तो इसको 15 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 15 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 15 6 90 और 15 7 105, 15 8 120। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 एम्पियर आ जाएगी। तो ये था अपने पास क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 15 8 120 हो जाएगा ये, हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो ये करंट आ जाएगा भाई, बहुत आसान है। मतलब यहाँ से आपने क्या बोला, उसने एक पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दे दिया, और फिर बोला कि ना पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा दिया जाए तो करंट की वैल्यू बताओ। तो अपन क्या किया, यहाँ से इन दोनों का यूज करके पहले रेजिस्टेंस निकाल लिया, और रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस का और इसका अपन 120 वोल्ट का यूज करके, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके अपनी करंट निकाल लिया। बहुत आसान है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट है, वो आपने ट्राई करना है, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो मैं ट्राई कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ट्राई खुद करना है, एक बार ट्राई करके देखना, अगर नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।